हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम शर्मा एक बार फिर केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं और वो टॉपिक जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्डिंग। एसीएफ के सिलेबस में तो डायरेक्ट ये टॉपिक नहीं है, पर डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे और नीट और जेई की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पे समझेंगे। पर केमिकल बॉन्डिंग के हम ए टू जेड पार्ट को पूरा नहीं समझेंगे, हम एक शॉर्टकट तरीके से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताएंगे इसमें, ताकि आप बहुत कम समय में इस क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, यहां से आगे बढ़ने से पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमने जो नाम लिखा इस टॉपिक का वो है केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड बनते हैं जब दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हों, आपस में जुड़ें। और बॉन्डिंग का जो तरीका होता है, अगर हम अपने केमिस्ट्री में देखें तो बॉन्डिंग तीन तरीके से हो सकती है। मोटे मोटे तौर पे बॉन्डिंग तीन तरीके से होती है। पहला होता है ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है शेयरिंग से, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा होता है डोनेशन से, ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बंध दो इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर बनते हैं, पर वो दो इलेक्ट्रॉन तीन तरीके से व्यवस्थित होकर बंध बनाते हैं। पहली कंडीशन है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच स्थानांतरित हो रहे हैं तो उससे बनने वाला बंध, और शेयरिंग अगर हो रही है, अगर साझा कर रहे हैं तो उससे बनने वाला बंध। और तीसरा, अगर उसमें दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो उससे बनने वाला बंध। तो ये तीन प्रकार से बंध बनते हैं। अब ये तीन प्रकार जो बंध बन रहे हैं उन बंध के नाम क्या क्या हैं? अगर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उससे जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध। अगर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उससे जो बंध बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और जो डोनेशन हो रहा है उससे जो बंध बनता है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। So there are three types of bonds: ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bonds। तो ये एक मोटे मोटे तौर पे आपको रफली मैंने आइडिया दे दिया कि बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं हमारे केमिस्ट्री में एटम्स के बीच में। अब आते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए, और वो टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं उसको संकरण। इसके ऊपर से पॉपुलरली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट वगैरह में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बहुत आराम से, और एसीएफ वगैरह में भी इनमें आपको इनका डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली आपका यूज होगा, वो हम लोग अभी ज्वाइन करेंगे उस टॉपिकों को भी वहां पे मिला के। तो संकरण होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की है द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब केंद्रीय परमाणु के 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर समान संख्या के संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, और इस विधि को कहते हैं संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग या इंटरमिक्सिंग है। अब आपके लिए एक टर्म आ गया, 2 टर्म आपको यहां पर समझने हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं? देखिए, परमाणु के अंदर, अगर मैं परमाणु की अगर बेसिक बात करूं तो परमाणु के अंदर 4 उपकोशाएं होती हैं, S, P, D और F। ये 4, देयर आर 4 सब शेल प्रेजेंट इन एन एटम, और हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं या कक्षक होते हैं। तो किस उपकोशा या सब शेल में कितने कक्षक होते हैं, यहां पे मैं बोर्ड में मेंशन कर दे रहा हूं। अगर मैं S उपकोशा की बात करूं, अगर मैं S सबशेल की बात करूं तो उसमें केवल 1 कक्षक होता है। अगर मैं P उपकोशा की बात करूं, P सबशेल की बात करूं तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D में बात करूं तो 5, और अगर F में बात करूं तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये नंबर और ये सबशेल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप साइंस के कैंडिडेट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। इसको आप एक बार मेमोराइज करके रखिए कि देयर आर 4 सबशेल्स एंड ईच सबशेल हैव डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब संकरण जो होता है वो हमेशा केंद्रीय परमाणु का होता है, ध्यान दीजिएगा। पर बोलते हम पूरे कंपाउंड का संकरण, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज परफॉर्म बाय सेंट्रल एटम, बट इट्स नेम परफॉर्म बाय होल
एटम और ग्रुप, मतलब उस पूरे कंपाउंड का बोलते हैं कि ये इसका संकरण। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं, मैंने ले लिया यहाँ पे मीथेन। आप जानते होंगे ये बहुत पॉपुलर गैस है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, और ये बायोगैस भी रहती है। तो मीथेन ये लिखा, और मीथेन में जो संकरण होता है वो sp3 होता है। तो हम बोल रहे हैं मीथेन का संकरण sp3 है, जबकि एक्चुअली में जो संकरण हो रहा है वो केवल कार्बन का हो रहा है। कार्बन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि कार्बन यहां पे केंद्रीय परमाणु है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहां पे दूसरा, कि केंद्रीय परमाणु आप कैसे पहचानेंगे। किसी भी कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु आप कैसे पहचानेंगे। तो केंद्रीय परमाणु को पहचानने के हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम केंद्रीय परमाणु पहचान सकते हैं। सबसे पहला तरीका केंद्रीय परमाणु पहचानने का यह होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम सबसे कम संख्या में उपस्थित होगा वो बनेगा आपका केंद्रीय परमाणु। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंपाउंड में जो एटम सबसे कम संख्या में होगा वो बनेगा केंद्रीय परमाणु। जैसा कि यहां पे एक एग्जांपल बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, अगर मैं देखूं मीथेन में, तो मीथेन में केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन, क्योंकि ये संख्या में सबसे कम है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे मैंने ले लिया H2O, वाटर। H2O में केंद्रीय परमाणु कौन होगा? अब आप देख रहे हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा, जो संख्या में सबसे कम है मतलब ऑक्सीजन। अगर मैं और थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लूं, मैं ले लेता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को देखूं तो उसमें सबसे कम संख्या में कौन उपस्थित है? सल्फर। तो सल्फर बनेगा यहां पे केंद्रीय परमाणु। तो ध्यान दीजिए, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, पर बोलेंगे हम पूरे कंपाउंड का। जो भी संकरण इसका आ रहा होगा वो एक्चुअली सल्फर का आ रहा होगा, पर बोलेंगे H2SO4 का संकरण है। आई थिंक ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो पहली कंडीशन आप समझ गए केंद्रीय परमाणु निकालने की, कि जो संख्या में सबसे कम होगा कंपाउंड में वो बनेगा केंद्रीय परमाणु। पर अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट एटम न्यूनतम संख्या में अगर उपस्थित हो, तो उसमें केंद्रीय परमाणु वो एटम बनता है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। ठीक, अब इसको एग्जांपल से समझें। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां मैं लेता हूं HNO3, एक बहुत पॉपुलर एसिड है, आपने शायद नाम सुना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड में अगर मैं देखूं कि पहला वाला जो कॉन्सेप्ट अगर यूज करूं तो वो यहां काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं H भी न्यूनतम संख्या में और N भी न्यूनतम संख्या, क्योंकि दोनों 1-1 मोल है। तो इसका मतलब है किसी भी कंपाउंड में 2 डिफरेंट एटम कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं बनेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 2 डिफरेंट एटम कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं बनेंगे। तो आपको उसमें से एक ही एटम चुनना पड़ेगा, और एक एटम चुनने के लिए आपको अब सेकंड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने बताया। आपको उन दोनों जो न्यूनतम संख्या में जो 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इसको मैं ओरली 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप उसको निकालेंगे कैसे। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं पूरा थ्योरेटिकली इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। कई बार कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन होता है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग को पूरा कवर नहीं किया। देखिए मैं उसको इस ट्रिक से पढ़ा रहा हूं जिससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पे एक मैजिक नंबर आपको दिखा रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर पाएंगे, और वो नंबर है जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं 288 18 18 32। इसके आधार पे मैं किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल पाऊंगा। अब कोई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम यहीं पे चल लेते हैं। अभी अगर मैं बात कर रहा हूं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, मतलब अगर इस नंबर में गया तो पहले नंबर पे 1 ही आ गया ये, तो इसका मतलब है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। अगर मैं इस मैजिक नंबर के हिसाब से लिखूं तो देखिए पहले सबसे पहले 2 लेना पड़ेगा, मतलब 7 में से पहले 2 आप ले लीजिए तो बच गया 5। उसके बाद 8 लेना पड़ेगा, पर मैं 8 जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास अब 5 ही बचे हैं, तो यहां पे लिखूंगा 5। क्या आप समझ पा रहे हैं इस मैजिक नंबर को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर मैं नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करूंगा तो 2 और 5।
अगर मेरे पास, अगर मैं क्लोरीन में चलाता हूं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं मैं इस मैजिक नंबर को इस्तेमाल करने के लिए। सपोज कीजिए मैंने 17 ले लिया, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 फिर 8 और फिर मैं लिखूंगा 7, क्योंकि 2 8 ये 10 हो गए। अब बचा कितना, इसमें से 10 चला गया तो 7। तो जब तक यहां पे 8 नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और जब तक यहां 18 नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो उससे बहुत आसानी से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा लेंगे। तो हम बोलेंगे ये जो आखिरी नंबर आया ये हमारा क्या बन गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, और नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी कितने हो गए हमारे पास में, 5। तो ये आ गया 5। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। तो जब कभी ऐसा होगा कि दो भिन्न परमाणु अगर न्यूनतम संख्या में उपस्थित होंगे तो केंद्रीय परमाणु वो बनेगा जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। मतलब यहां केंद्रीय परमाणु हाइड्रोजन ना बन के क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। आई थिंक आप यहां पे समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अब तीसरी कंडीशन, अब आप देख रहे हैं तीसरी कंडीशन भी बची हुई है। अब अगर ऐसा हो जाए कोइंसिडेंटली कि आपके कंपाउंड में न्यूनतम संख्या में एक से ज्यादा भिन्न परमाणु उपस्थित हों, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएं, जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाएगी तब उस कंडीशन में केंद्रीय परमाणु वो बनेगा जिसके, केंद्रीय परमाणु वो बनेगा जिसके विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। अब एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अब आके देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं ClF, एक पॉपुलर कंपाउंड है ये भी ClF। अब मैं ClF में बोलूंगा केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो न्यूनतम संख्या में Cl भी उपस्थित है, न्यूनतम संख्या में F भी उपस्थित है। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जो हमने बोला कि जो न्यूनतम संख्या में होता है वो केंद्रीय परमाणु बनता है। अब आते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के लिए। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर एक से ज्यादा भिन्न परमाणु कंपाउंड में हैं तो केंद्रीय परमाणु वो बनेगा जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक हों। तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के भी मैंने निकाल के बताया 17 है, तो 2 8 7, मतलब उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए 7। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। अगर यहां भी निकाल के देखो इस मैजिक नंबर से तो आता है 2 और 7। इसका मतलब है इसके भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। इसका मतलब है दोनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो दो भिन्न परमाणु भी हैं, न्यूनतम संख्या में भी हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब हमारा यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट काम करेगा, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वो बनेगा केंद्रीय परमाणु। विद्युत ऋणात्मकता मैंने पिछली क्लास लेक्चरों में भी आपको बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब परमाणु के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी भी समूह में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, ध्यान दीजिए, कम होती जाती है। तो अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन में देखूं तो कौन नीचे आता है, क्लोरीन नीचे आता है, फ्लोरीन के बाद आता है। इसी कारण क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, फ्लोरीन की तुलना में कम होगी। इसी कारण अब केंद्रीय परमाणु कौन बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। तो आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हम कैसे केंद्रीय परमाणु को फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं, और उसी के आधार पे अब हम लोग क्या करेंगे, संकरण को समझेंगे। संकरण को समझने के लिए बहुत लंबे चौड़े डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं देखना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनका कोई महत्व नहीं है। तो फिर हम शॉर्ट में इस चीज को कैसे समझेंगे। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की जो न्यूनतम नंबर आएगा, मैं एक नंबर आपको बता रहा हूं, अगर फॉर्मूले से जो मैं भी आपको बताऊंगा उससे अगर 2 नंबर आता है तो संकरण हो जाएगा sp। अगर 3 आता है तो संकरण हो जाएगा sp2। अगर 4 आता है तो संकरण हो जाएगा sp3, और अगर 5 आता है तो संकरण हो जाएगा sp3d, और अगर 6 आता है तो संकरण हो जाएगा sp3d2, और अगर 7 आता है तो संकरण हो जाएगा sp3d3। ध्यान दीजिएगा, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये संकरण जो हो रहे हैं, ये नंबर आपको ध्यान रखने हैं जो अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये संकरण के वैल्यूज आ जाएंगी। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपको देता है, उसका संकरण पूछता है, तो आपको इस नंबर को ध्यान में रखना है और उसके करस्पॉन्डिंग उसके हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतनी चीज कुल मिला के आपको याद रखनी पड़ेगी। अब दूसरी बात
कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम लोग ये चीज निकालेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन H, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, H इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। अब आप सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट समझ गए, केंद्रीय परमाणु का भी कुछ देर पहले बताया, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ध्यान दीजिए, लोन पेयर या हिंदी में इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ध्यान दीजिएगा, कितने लोन पेयर आ रहे हैं, ठीक। तो इस आधार पे आप क्या करेंगे, संकरण को निकालेंगे। तो कितने लोन पेयर उसमें आएंगे और वो कितना बंध बना रहा है, मतलब कितने एटम्स उसके साथ में अटैच हो रहे हैं, ये दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब लोन पेयर किसको बोलते थे, ये चीज हम पहले भी डिस्कस किए थे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इस लेक्चर में। लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी भी परमाणु के संयोजी कोशा, मतलब सबसे बाहर वाली कोशा का वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है जो बंध नहीं बनाता होता या खाली रहता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ध्यान दीजिए, हमने पेयर्स बोला है, अकेला सिंगल नहीं। जैसे हम शूज लेने जाते हैं तो जो शूज की प्राइस बताता है अगर शॉपकीपर, दुकान वाला, तो वो कितने जोड़े जूते की बताता होता है, एक जोड़ी, मतलब 2 जूते का। जैसे मैं बोलूंगा 500 रुपए का एक शूज मैं खरीद के लाया, तो एक अकेला शूज नहीं लाया, मैं पेयर ऑफ शूज का प्राइस बता रहा होगा। पर कोई दूसरी चीज खरीदने जाऊंगा तो ऐसा नहीं है, मैं शर्ट खरीदने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को एक शर्ट की प्राइस बताए, पेयर की नहीं बताए। तो वैसे हम यहाँ पे पेयर जब लिख दिया तो ये लोन मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाले हैं, आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन, तो उनके नंबर्स को हम सम करेंगे, मतलब जोड़ देंगे इससे, तो निकल आएगा हमारे पास ये नंबर, और उससे हमको पता चल जाएगा संकरण। आई होप ये फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, और मैंने बताया आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब डिफरेंट एग्जाम्पल से इस सारी कहानी को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं, मान लीजिए सपोज कीजिए वाटर H2O। H2O में आपको निकालना है कि संकरण क्या होगा। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप सबसे पहले देखिए कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, यहां से आप पता कर लिए कि केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन से कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं, आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हुए हैं, 2, तो मैंने लिख दिया 2 प्लस। अब आपको यह पता लगाना है कि इसके ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर कितने हैं यहां पे। तो सबसे पहले आपको देखना, वो भी आपको वैलेंस शेल से देखना है। तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कैसे पता चला, वो जो मैजिक नंबर से मैं निकालूंगा, मैंने ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक था 8, अगर मैं जाऊं तो मैं 2 6 में इसको ब्रेक करूंगा, इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन मेरे संयोजी कोशा में है, या यूं बोलूंगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हो गए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर दीजिए। तो अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे, 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है यहां पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है ना, यहां पे लिखा ना नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से नहीं 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर बन जाएंगे। आई थिंक आप ये बात समझ रहे होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कितना, 2 लोन पेयर, तो यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स की वैल्यू लिख दूंगा 2। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 + 2 को जोड़ दूंगा दोनों को, तो आ गया 4। तो 4 आने का मतलब है उसका संकरण क्या हो गया, sp3। तो मैं बोल दूंगा साहब कि वाटर का जो संकरण है वो क्या है, sp3। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक चीज यहां पे ट्विस्टिंग है जिसको कि आपको दिमाग में रखना है, वो ये कि ऑक्सीजन जब केंद्रीय परमाणु नहीं बनता होगा तो वो 2 बंध बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन जब केंद्रीय परमाणु नहीं बनता होगा तब वो 2 बंध बनाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अब जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं चलता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं SF6, सपोज कर लीजिए SF6 ले लिया मैंने। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन हुआ, सल्फर हुआ, यह मुझे पता चल गया। और सल्फर से कितने एटम अटैच हो रहे हैं,
6, ये 6 आ रहा है नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, तो मैंने 6 लिख दिया प्लस। अब मुझे देखना है कि इसके केंद्रीय परमाणु के पास कितने लोन पेयर होंगे। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, ठीक। अगर मैं इसका मैजिक नंबर से नंबर निकालता तो 2, 8 और ये आता 6, ये हो गया 16। मतलब उसके संयोजी कोशा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और बंध कितने बना ले रहे हैं, 6। मतलब पूरे के पूरे बंध बना ले रहे हैं। इसका मतलब है लोन पेयर क्या आएंगे अब, 0। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि लोन पेयर अब क्या हो जाएंगे, यहां पे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 6 + 0 कर दिया, इसका मतलब 6 आ गया वैल्यू। और 6 आने का मतलब है उसका संकरण क्या हो रहा होगा, sp3d2 हो जा रहा होगा, जो मैंने यहां पे लिखा है। मतलब कुल मिला के आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी और ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना है, फिर दुनिया में कोई भी चीज मिल जाए आप उसका संकरण निकाल सकते हैं। अब मैं चलता हूं थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन की ओर। कैंडिडेट बोलेगा साहब आप तो सीधा सीधा बता रहे हो, तो कॉम्प्लिकेशन वाले बताओ। अब मान लीजिए मैं कोई चार्ज स्पीसीज ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब कोई आवेशित कंपाउंड लेता, अभी मैं न्यूट्रल दिखा रहा था आपको, अब मैं कोई आवेशित ले लेता हूं। सपोज कर लेता हूं, मैं ले लेता हूं NH4+, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा, आपको मालूम है केंद्रीय परमाणु यहां नाइट्रोजन है, और उससे कितने एटम अटैच हो रहे हैं, 4। ये बात समझ में आ गई आपको, आ गई होगी। प्लस अब मुझे निकालने हैं कि केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर कितने हैं। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अभी केंद्रीय परमाणु के साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं और केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और अगर मैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 5। तो 5 उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 तो बॉन्ड बना लिए, यहां आप देख रहे हैं 4 बॉन्ड बना चुके हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, उसको आपने बाहर निकाल दिया। ये कैसे पता चला, क्योंकि आपने वहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है आपको घटा देना है, निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। ये शायद इतना बेसिक तो शायद आप समझते होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ निगेटिवली चार्ज, तो जब आएगा तो निगेटिव चार्ज के साथ आएगा और जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो यहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, इसका मतलब है 4 तो उसने बंद बनाने में यूज कर लिए, तो बचा कितना यहां पे 1, और आप 1 को क्या कर दे रहे हो, बाहर निकाल दे रहे हो, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे, अब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास 1 भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि 4 + 0 = 4। 4 आने का मतलब है कि अमोनियम आयन का संकरण हो जाएगा sp3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि कैटायन बनाने का मतलब है उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, और एनायन आने का मतलब है उसमें आपको जोड़ देना, उसमें एक चीज आपको लाके जोड़ देना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इसके आधार पे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको देता है XeF4 का संकरण बताइए, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का संकरण बताइए। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में जो केंद्रीय परमाणु है वो है जिनॉन, उसके साथ कितने एटम अटैच हो रहे हैं, 4। तो 4 फ्लोरीन है, मैंने 4 लिख दिया प्लस। अब ये जिनॉन कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है 18वें समूह में। और 18वां समूह मतलब इनर्ट गैसेस का, अक्रिय गैसों का समूह होता है, जिसके अंदर आती है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेनॉन। तो जिनॉन जो है वो सबसे 18वें समूह का तत्व है, और उसके संयोजी कोशा में ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि जो 18वां समूह है उसमें हीलियम को छोड़ के बाकी सारे जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उन सब के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। तो हम पूरा ना लिख के हम सीधा पहुंच जाएंगे उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। तो जिनॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8। अब उसने बंध कितने बनाए हैं, 4। तो इसमें से मैं 4 माइनस कर दूंगा तो बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है लोन पेयर कितने हो जाएंगे उसमें, 2। तो इसमें मैं लाके नंबर ऑफ लोन पेयर जोड़ दूंगा 2। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल आएगी 6, और 6 आने का मतलब XeF4 का संकरण बन जाएगा sp3d2, क्योंकि उसके लिए 6 आ रहा था नंबर। आप ये शायद बात समझ पाए होंगे। तो संकरण को निकालने का ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं सिलेबस में इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और इसमें 2-3 चीजें आपको और बताता हूं। मैंने तो अभी सिर्फ संकरण निकालना बताया,
अब इसमें बात आती है कि उसकी ज्यामिति क्या होगी उस पर्टिकुलर संकरण की। तो ये भी बात मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये भी चीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। अगर मैं बात कर रहा हूं एसपी की, ध्यान दीजिए मैं ज्यामिति की बात कर रहा हूं, ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठाइएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जियोमेट्री, और ये मैं लिख रहा हूं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण, संकरण और ज्यामिति। पहला संकरण अगर हम देखें, पहला संकरण था हमारा एसपी, उसकी ज्यामिति जो थी वो थी रेखी, या इंग्लिश में बोले थे इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री थी इसकी। दूसरा sp2, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है त्रिकोणी समतली, त्रिकोणी समतली, या इंग्लिश में बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा संकरण जो हमने देखा sp3, इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फली, या इंग्लिश में बोले तो टेट्राहेड्रल। चौथा आ जाइए sp3d, इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी, ये मैंने शुद्ध हिंदी में बोल दिया, और इंग्लिश में अगर बात करें तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और नेक्स्ट आते हैं sp3d2 में, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है अष्टफली, या इंग्लिश में बोले तो ऑक्टाहेड्रल। और नेक्स्ट आते हैं लास्ट नंबर में, ये आएगी sp3d3, और इसकी ज्यामिति जो होती है वो होती है पंचभुजी द्विपिरामिडी, या इंग्लिश में बोले तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये संकरण कैसे निकालते थे हमने कुछ देर पहले समझा, और उस संकरण की कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होंगी ये हमने सीख लिया। ठीक, ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इनके हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या ज्योमेट्री होती है। देखिए ज्योमेट्री को मैं यहां डायग्रामेटिक नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि डायग्राम आपको कभी नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको उसका नाम पूछेगा कि वो उस डायग्राम का नाम क्या है। जैसे मैं बोलूंगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बोलने का मतलब है कि आपको याद रखना पड़ेगा ट्रायंगल, आपको कोई डायग्राम बना के नहीं बोलेगा भाई त्रिभुज ये ऐसा, वो डायग्राम से नहीं पूछेगा, आपको सीधा नाम दे देगा कि इस हाइब्रिडाइजेशन का या इस संकरण में कौन सी ज्यामिति मिलती है, तो वो ज्यामिति का आपको नाम देना पड़ेगा। आई थिंक आप इस चीजों को याद रख पाएंगे, या आने वाले समय में इसको देखते रहिएगा और उसको याद रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इस कंडीशन में थोड़ी सी बदलाव कर रहा हूं, और वो क्या है वो आप थोड़ा सा समझेंगे, उस कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा। तो वो कंडीशन क्या है ये ध्यान में रखने के लिए पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। अब मैं यहां पे संकरण तो लिख रहा हूं, अब संकरण के बाद जो चीज मैं लिख रहा हूं वो अब ज्यामिति यहां लिख के मैं लिखूंगा आकृति या शेप। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री जो होती है, अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करूं तो ज्योमेट्री जो होती है वो वेल कैलकुलेटेड, वेल डिफाइंड होती है, और जो शेप होते हैं वो वेल कैलकुलेटेड, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। मतलब अगर मैं बहुत छोटे जनरल एग्जांपल से बात करूं, ये सब टेक्निकल चीजों से हटके, तो मैं बोलूंगा हमारे आपके चेहरे की ज्योमेट्री सेम है बट शेप अलग अलग है। ज्योमेट्री सेम होने का मतलब अगर किसी कोई हैंडीकैप नहीं है तो उसकी दो आंखें होंगी, दो आंखों के बीच में नाक होगी, नाक के नीचे मुंह होगा और साइड में कान होंगे, ये है उसकी ज्यामिति, ज्योमेट्री जो फिक्स है। ऐसा नहीं है किसी की कि दो आंख के बीच में नाक ना हो के मुंह आ जाए और मुंह के नीचे ऊपर आ जाए और नाक नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये ज्योमेट्री है। बट क्या चीज फिर अलग है, व्यक्ति का चेहरा क्यों बदल जाता है। चेहरा हम अलग अलग व्यक्ति को हम ज्यामिति से नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं उसके आकृति से, उसके शेप के। हर की शेप अलग अलग है, हर की आंखों का शेप अलग होगा, नाक का शेप अलग होगा, मुंह का शेप अलग होगा, पर ज्यामिति क्या है, सेम है। उनकी जो पोजीशन है वो वेल डिफाइंड है। तो यहां पे हमने जो बात की थी इससे पहले वो ज्यामिति की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं उसी संकरण में आकृति की। तो ज्यामिति से आकृति क्यों बन जाएगी, पहले तो ये समझे क्यों होगा। तो
तो उसका सबसे बढ़िया जवाब यह है कि जब जब, ध्यान से सुनिएगा, जब जब केंद्रीय परमाणु के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, मतलब जब जब सेंट्रल एटम कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, तब ज्यामिति आकृति में बदलने लग जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब जब केंद्रीय परमाणु सेंट्रल, अब मैं सारे टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर सकता हूं आपके लिए क्योंकि मैंने कुछ देर पहले इन सारी चीजों को मैंने आपको समझा दिया है। तो जब जब केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ उस हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट करता रहेगा, तब तक वो हाइब्रिडाइजेशन शेप में शिफ्ट हो जाएगा ज्योमेट्री से। मतलब एक ही ज्योमेट्री के कई शेप होंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। अब इनको समझने के लिए मैं अब एक एक संकरण में आपको अलग अलग कंडीशन दिखाता हूं। सबसे पहले आते हैं हम लोग sp2 संकरण। ध्यान दीजिए, जो शेप के लिए sp संकरण में कोई शेप नहीं है, sp संकरण में केवल ज्योमेट्री है, बट शेप आएंगे sp2 से। अगर आप गौर से यहां देखें कि sp2 में अगर मेरे पास में एक लोन पेयर आ गया, मैंने LP लिख दिया यहां पे, सॉरी मैं अब यहां पे एक कॉलम और बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं नंबर ऑफ LP लिख ले रहा हूं, मतलब लोन पेयर, और यहां पे मैं लिख ले रहा हूं शेप, SHAP, शेप लिख दिया मैंने। अब यहां पे sp2 संकरण में आए, और sp2 संकरण में अगर एक लोन पेयर है, किसके पास में ये लोन पेयर होगा? केंद्रीय परमाणु के पास, तो उसका शेप हो जाएगा V शेप। V शेप, ध्यान दीजिएगा। बट इसकी आकृति अगर पूछता है, सॉरी इसकी अगर ज्यामिति पूछता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी ज्यामिति अभी क्या है? त्रिकोणीय समतली। और शेप क्या है? वी शेप। अब कोई एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे थे और हमने आपको संकरण निकालना बता दिया, तो संकरण से फिर आपको कैसे पता चलेगा वो शेप आ रहा है? अब मैं एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लेता हूं, फिर बाकियों को मैं आगे बढ़ूंगा। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि sp2 में एक केस था, फिर मैं sp3 में आता हूं। अब सपोज कीजिए मैं sp3 में आ गया। अब sp3 में लेता हूं कि अगर एक लोन पेयर होगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसका शेप हो जाएगा पिरामिडी। ध्यान दीजिएगा, वैसे sp3 की ज्यामिति क्या थी? चतुष्फली। बट sp3 में अगर एक लोन पेयर आ गया तो ज्यामिति अब किसमें बदल जाएगी? आकृति में, और वो बन जाएगा पिरामिडी। फिर से मैंने A लिया और सेकंड का ही मैं B केस ले रहा हूं, फिर से मैं sp3 संकरण ले रहा हूं, और अब मैं क्या कर दे रहा हूं? लोन पेयर्स के नंबर 2 कर दे रहा हूं, तो यहां पे शेप हो जाएगा बेंट शेप या कोणीय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगुलर। ये एंगुलर शेप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब मेरे से मान लीजिए पूछता, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जैसे मुझे बोलता कि अमोनिया में आप बताइए कि अमोनिया का शेप क्या होगा? अमोनिया का शेप क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा? यहां पे सबसे पहले तो इसका संकरण पता करना पड़ेगा आपको फटाक से। तो संकरण कैसे पता करेंगे? आपको मैंने पहले बताया 3 + 1 = 4, मतलब संकरण तो sp3 पता चल गया। अब ये 3 + 1 कैसे किया? ये अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि कितने एटम उसके साथ केंद्रीय परमाणु से अटैच हो रहे हैं? 3। और कितने उसके पास लोन पेयर होंगे? एक जोड़ी लोन पेयर होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बातंग कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो बंद बना लिए होंगे, 2 बंद नहीं बना रहे होंगे, इसका मतलब एक लोन पेयर होगा, और इसी कारण इसका संकरण आ गया 4। अब संकरण तो 4 आ गया, अब मुझे उसकी शेप कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने लोन पेयर क्या मान लिया? 1। तो sp3 संकरण में एक लोन पेयर में शेप क्या होता है? पिरामिडल। तो मैं तुरंत बता दूंगा कि इसका शेप होगा पिरामिडल। तो आप समझ पा रहे होंगे। वैसे ही मान लीजिए मैं एग्जांपल H2O ले लेता हूं। अब H2O का संकरण निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 2 + 2, क्योंकि केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कितने अदर एटम अटैच हो रहे हैं? 2, नंबर 2 हो गया, प्लस उसके पास लोन पेयर कितने आ जाएंगे? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 बंद बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे होंगे, इसका मतलब 2 लोन पेयर होगा, मतलब 2 + 2 = आ गया 4, और 4 आने का मतलब है संकरण तो उसका sp3 हो गया, पर इसका शेप पूछ रहा है, संकरण नहीं। तो मैं यहां से देखूंगा, अब लोन पेयर sp3 में लोन पेयर 2 आ रहे हैं, तो sp3 में लोन पेयर 2 के साथ में उसका शेप क्या होता है? एंगुलर या कोणीय। तो मैं बता दूंगा उसका शेप कोणीय है। तो आई थिंक आप ये 2 चीजें समझ पा रहे होंगे। अब इसको कर देता हूं मैं क्लोज, क्योंकि मैंने sp3 के 2 केस बताए।
अब मैं आता हूं तीसरे नंबर पे sp3d में। अगर sp3d में आ रहे हैं तो sp3d में अगर एक लोन पेयर हुआ, sp3d संकरण में अगर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हुआ तो यहां पे जो उसका शेप बनेगा वो बनेगा सी सॉ शेप। सी सॉ मतलब ये बिल्कुल वैसे कि कभी आपने छोटे में गार्डन में वो झूला झूला होगा सी सॉ वाला, जो ऐसे ऐसे बैलेंसिंग वाला होता है, एक तरफ एक व्यक्ति बैठता है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ बैठता है और ऐसा ऐसा करके झूला मूव करता है, उसको बोलते हैं सी सॉ। तो ये शेप भी वैसी बन जाएगा सी सॉ शेप, ध्यान दीजिएगा। अब इसका ये पहला केस दिखाया मैंने थर्ड में। अब तीसरे ही sp3d में ही मैं दूसरा केस b कर दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा sp3d में अगर मेरे पास में दो लोन पेयर होगा तो यहां पे उसका शेप क्या बन जाएगा, यहां पे उसका शेप बनेगा टी शेप। ध्यान दीजिए, टी फॉर ट्रेन, टी शेप हो जाएगा। तो ये आपको, तो एक्चुअली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये चार्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में उसका शेप क्या होगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं फिर से 3 नंबर डाल रहा हूं, 3 इसी कारण डाल रहा हूं कि 3 में ही चल रहा हूं, 3 के ए बी सी पार्ट कर दिए ना मैंने, तो इसी कारण मैं 3 ही डाल रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा 3 कैसे चल रहा है। अब तो sp3d का तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं कि अगर उसके पास में कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, और अगर उसके पास में अब 3 लोन पेयर हो जाते हैं, एक लोन पेयर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहां पे उसका शेप कैसा हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा रेखीय, लीनियर। पर इन तीनों की ज्यामिति क्या होगी पूछेगा, तो आप बताएंगे इसकी ज्यामिति तो अभी भी त्रिकोणी द्विपिरामिडी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये तो शेप बिल्कुल सॉरी ज्योमेट्री तो फिक्स है इन तीनों की, पर इनके शेप क्या है, अलग अलग होंगे उस कंडीशन में। अब मैं कैसे किसी एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे पॉसिबल होगा वो, अब वो मैं दिखाता हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं XeF2, XeF2 ले लिया, तो XeF2 में संकरण क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा, तो 2 सेंट्रल एटम जिनॉन है, उससे अटैच होने वाले एटम कितने हैं, 2, और जिनॉन चूंकि 18वें समूह का है तो बाहर बाह्यतम कक्षा में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8, केवल हीलियम को छोड़ के बाकी सब में 8 होती है, और 8 में से 2 बंद बना ले रहे हैं, मतलब कितने बंद नहीं बना रहे होंगे, 8 में से 2 अगर बंद बना ले रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे होंगे उसमें से, तो 8 में से 2 चले जाएंगे आपके पास में, तो 6 इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना रहे, इसका मतलब लोन पेयर कितना हो जाएगा उसके बाद 3, तो यहाँ पे 3 + 2 करेंगे तो 5 आ गया। 5 आने का मतलब संकरण क्या हो गया आपका, sp3d हो गया। संकरण तो बस चल गया, मुझे शेप पूछ रहा है उसका, तो अब मैं देखूंगा लोन पेयर कितने आ रहे हैं मेरे पास में, 3, तो 3 लोन पेयर आ रहे हैं, इसका मतलब इसका शेप क्या बन जाएगा, रेखीय। तो जिनॉन डाइफ्लोराइड या XeF2 का शेप क्या होगा मैं तुरंत बता दूंगा, रेखीय, क्योंकि मैंने संकरण और लोन पेयर के आधार पर ये चार्ट को टैली करके इस बात का पता लगा लिया। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसमें से और केसेस को दिखा रहा हूं, तो अब मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं इतनी चीजों को यहां पे, और यहां पे मैं भी पूरा वो ग्राफ नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने हेडिंग वही रखी है, क्योंकि मुझे और थोड़ा लंबा करना है इसको, तो मैंने केवल यहां पे इन चीजों को हटा दिया। तो अभी मैं आ गया हूं, कहां तक आ गया हूं मैं, sp3d तक आ गया था। अब मैं आता हूं चौथे केस में, मतलब संकरण होगा इसका sp3d2, संकरण हो जाएगा मेरा sp3d2। तो अब sp3d2 संकरण में अब मेरे पास पहला केस आ रहा है, मतलब मेरे पास अगर पहला लोन पेयर है, अगर sp3d2 में अगर पहला लोन पेयर अगर होगा तो यहां जो शेप बनेगा वो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। और अगर इसी में चौथे को मैंने ए ले लिया, अब मैं चौथे का ही बी केस ले लेता हूं और फिर से लिखता हूं मैं sp3d2 क्योंकि उसी में आएगा। अब यहां पे अगर 2 लोन पेयर आ गए या 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। तो sp3d2 के 2 केस है कि एक लोन पेयर के साथ स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर के साथ स्क्वायर प्लेनर। और अब आते हैं हम लोग आखिरी वाले केस पे, मतलब आपका 5वें नंबर पे जो था आपका 5वें का ए ले रहा हूं, मतलब हमारे पास संकरण था sp3d3 और sp3d3 में अगर एक लोन पेयर होगा तो यहां पे जो उसका शेप होगा वो होगा विकृत अष्टफली, अष्टफली, या इंग्लिश में बोले तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इतने केस होते हैं
अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन के साथ में लोन पेयर अगर इंक्लूडेड होगा तो आपको इतने सारे केस यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये लोन पेयर के साथ में ये शेप और जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको निकालने का ये आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको इसमें से आया कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आपसे बिल्कुल बनेगा और ये सारी चीजें जो हैं बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चल के एक और छोटे से कॉन्सेप्ट को यहां समझ लें इस चैप्टर में, ताकि आप उनसे भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं। अब केमिकल बॉन्डिंग में एक और टॉपिक आता है और वो आता है बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम। बंध क्रम निकालते हैं, ये हम लोग एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक बंध सिद्धांत। चूंकि उनके पास्टुलेट्स पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते नहीं है। क्या पूछता है बेसिकली, वहां पूछता ये है कि आप इनका बंध क्रम कैसे निकालेंगे। तो पहले ये टर्म समझिए कि क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर किसी भी अणु में भाग लेने वाले परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या होती है। आई रिपीट अगेन, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स व्हेन इट कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल। जब कोई परमाणु अणु में बदलता है तो कितने बंध बनाते हुए वो अणु बनाएगा, इस नंबर को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं x बॉन्ड x, तो मैं बोलूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि इसके बीच में एक बंध बना है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं y डबल बॉन्ड y, तो मैं बोलूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और अगर मैं लिखता हूं z ट्रिपल बॉन्ड z, तो मैं बोलूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो एटम्स के बीच में बंध बनने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं यहां पे आपको नहीं समझाऊंगा जानबूझ के, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। अगर ये टॉपिक सब्जेक्टिव में आता तब वो काम करते, मतलब हम एनर्जी डायग्राम बनाते, वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को का कॉन्सेप्ट को लाते और वहां से इस चीज को बनाते। पर यहां पे वो काम हम नहीं करेंगे। यहां पे हम बहुत शॉर्टकट तरीके से उसको समझेंगे। अगर आप उस ट्रिक को समझ जा रहे हैं या शॉर्टकट मेथड को समझ जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो 2 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये काम कैसे करेगा वो देखिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका हम सम कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सम करने का मतलब है कि उनके जो आयतन कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स है या टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पास में, नॉट वैलेंस शेल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के होंगे उनको सम करके हम तुरंत उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। ये कैसे निकालेंगे वो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमको जो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे वो 10 से लेके आपको मिलेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, बॉन्ड ऑर्डर। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। अब क्या करेंगे, 0.5 बढ़ा देंगे। इसके लिए आएगा, ये लिख रहा हूं 1.5, इसके लिए आएगा 2, इसके लिए आएगा 2.5 और इसके लिए आएगा 3। ध्यान दीजिए, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कभी नहीं आता पूरे हमारे उसमें कि सिमिलर एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। एक एटम दूसरे एटम के साथ 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, बस सिमिलर एटम के साथ नहीं बना। एक ही पर्टिकुलर एटम का, वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो सिमिलर भी हो सकता है, पर कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि x और y या x और x के बीच में ऐसे 3 या इधर ऐसे 3 या मैं 4 बोल दूं या यहां 4 बोल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण हम यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ले रहे हैं वो 3 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। कई कैंडिडेट ये पूछेंगे या उनके दिमाग में क्वेरी आ सकती है कि ठीक है साहब आप बनाना तो शुरू किए पर 3 से आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2 एटम चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो कभी भी 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, ये उसकी जानकारी देता है। अब उसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, अब इसको घटा देंगे, मतलब घटते क्रम में आ जाएगी वापस। मतलब अब इसमें से क्या करेंगे 0.5 माइनस करते जाएंगे। तो अब 15 के लिए मैं क्या करूंगा 2.5, 16 के लिए क्या करूंगा मैं 2, 17 के लिए क्या करूंगा 1.5 और 18 के लिए क्या करूंगा 1।
इसका मतलब है पूरे जो बॉन्ड ऑर्डर हैं मुझे 10 से लेकर 18 के बीच में सिमट देने हैं। माने पूरे केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के योग पे, ये इलेक्ट्रॉन्स का सम है और ये उनके बॉन्ड ऑर्डर है, जो आपको याद रखना बहुत आसान है। आप क्या करिए यहां पे, केवल आप क्या करिए, आप बस ध्यान रखिए कि 10 से 18 तक चलना है तो 10 से 14 तक आएंगे बढ़ते हुए क्रम में, और फिर 14 से 18 आ जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये आपको याद रखना है। ये चीज मैं छोड़ रहा हूं यहां पे बोर्ड पे अभी। अब मैं किसी एग्जांपल को यहां पे लेता हूं और ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो कैसे काम करेगा। ये चीज को देख लीजिए। अब मैं किसी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मुझे बोला कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। मैं एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल ले रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है ACF वगैरह में या कंपटीशन में कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब आप देख रहे हैं N2 लिया मैंने, N2 बोल रहा है। N2 मतलब ये बना कैसे कैसे होगा, N प्लस N से मिलके बना होगा, 2 नाइट्रोजन से मिलके बना होगा। इसका 7 और इसका भी क्या है 7, दोनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं टोटल इलेक्ट्रॉन को अगर सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉनों का जो सम करूंगा वो हो जाएगा मेरा 14। 14 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पहुंच गया। 14 आ रहा है मतलब यहां पहुंचा मैं, इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। 2 सेकंड में निकल गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। पूरी जो व्यवस्था है, पूरा अगर आप बुक में देखेंगे बड़ा लंबा चौड़ा है। इसका फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद पूरा एनर्जी डायग्राम बना के, कुछ नहीं करना है, सब कुछ नहीं करना, 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो मार्क्स हैं अपने जेब में डालना और सिलेक्शन ले लेना। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे विदाउट हेजिटेशन या विदाउट प्रॉब्लम। तो आप ये चीज समझे। अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, साहब O2, ये भी बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा कितना होगा, O2 का बंध क्रम कितना होगा, तो मैं कर दूंगा O2 बना किससे होगा, O प्लस O से, 2 एटम है, इसका 8 इसका 8, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 16 है, मतलब मैं सीधा यहां पहुंचा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये अभी मैंने सिमिलर एटम्स को लेके दिया, ठीक है साहब। डिसिमिलर एटम लेना है बिल्कुल ले लीजिए, डिसिमिलर एटम भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूं NO, अब मैंने डिसिमिलर ले लिया, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। अब पूछेगा इसमें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, फिर वही कहानी कि ये बना किससे होगा, N और O से मिलके। नाइट्रोजन के कितने होंगे 7, ऑक्सीजन के कितने होंगे 8, टोटल हो गए 15 होने का मतलब है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब चलिए अगर मैं कोई चार्ज स्पीसीज लेता हूं, अभी तो मैं न्यूट्रल सारे दिखा रहा हूं। अब कोई पूछेगा साहब कि आप तो ठीक है चार्ज वाले को दिखा दीजिए। सपोज कीजिए मैं N2 प्लस ले लेता हूं, N2 प्लस का पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ये बना कैसे होगा, मैं इधर लिख ले रहा हूं। एक नाइट्रोजन नॉर्मल होगी और एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 7, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला एक नाइट्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। ये आपको मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन आता है तो निगेटिव चार्ज आता है। तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो 6, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में 13 होने का मतलब है उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। तो तुरंत उसका बॉन्ड ऑर्डर आप यहां पे निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप ये सारे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि कोई उदासीन यौगिक है या चार्ज वाला है, हम तुरंत उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। अगर आपको बोलता N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइए, अब N2 2 माइनस बोल दिया आपको, इसका मतलब है ये बना कैसे होगा, एक नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज प्लस एक नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 हो गए क्योंकि एक एक ऐड हो गया, टोटल हो गया यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन। 16 होने का मतलब है उसका बंध क्रम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां से आपको पता चल जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। बस आपको ये चार्ट याद रखना है, उसमें भी आपको केवल यहां तक याद रखना है 10 से शुरू होता है 18 तक चलता है, 10 से 14 बढ़ते हुए कम से चलिए, क्योंकि एक बंध तो बनेगा ही, इसका मिनिमम तो 1 होगा, 1 से छोटा होगा नहीं, और मैक्सिमम कितना होगा 3 से बड़ा नहीं होगा। तो आपको ये 2 चीजें दिमाग में रखनी है। अब 2 चीज और समझ लीजिए यहां पे, तो इतनी चीजें आप समझ गए। अब ये बॉन्ड ऑर्डर का ये जो वैल्यूज निकल रही है 1 2, इनके मतलब क्या निकलते हैं, तो ध्यान दीजिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, मतलब बंध लंबाई के।
जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बंध लंबाई कम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने भी एक नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 3 और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2। इसका मतलब दोनों ही गैस है। आप जानते हैं प्रकृति में दोनों, पर आपको यह पता है कि प्रकृति में कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है? जवाब आपको मालूम है कि नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो उसका रहस्य क्या है? क्यों नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% होती है एयर में? उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, 3 है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब है वो जल्दी टूटेगा नहीं, और जल्दी टूटेगा नहीं तो क्या करेगा? प्रकृति में या एटमॉस्फेयर में रिटेन करेगा, रुकेगा, बना रहेगा, और इसी कारण उसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी कारण नाइट्रोजन की सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन का बंध क्रम क्या होता है? 3 होता है, और ऑक्सीजन का बंध क्रम 2 होता है। तो नाइट्रोजन की तुलना में वो ज्यादा क्रियाशील है, इसी कारण वो क्या है? किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा किसी के साथ, और उसका अमाउंट कम हो जाएगा। इसी कारण प्रकृति में 21% नाइट्रोजन होती है और 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। तो ये जो रेशो है वो बॉन्ड ऑर्डर के कारण ही निकलता है। तो आई होप कि आप बॉन्ड ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और इसके आधार पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बंध निकालेंगे और कैसे इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं इतनी ही बात बताना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आने वाले समय में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।